नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 8 के एनसीईआरटी के साइंस के बुक को कवर कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था और आज हम चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाले हैं। स्वास्थ्य क्या होता है? हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? कौन-कौन से रोग हमारे आस-पास फैलते हैं? इन रोगों के क्या कारण हैं? इन रोगों के कितने प्रकार हैं? इन सब के बारे में बात करेंगे। इन रोगों से हम कैसे बचे जा सकते हैं? यानी कि निवारण के उपाय क्या-क्या हैं? इन सब के बारे में हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हम कि स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्सर लोगों के मन में ये परसेप्शन बना होता है कि स्वस्थ होने का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कोई भी रोग नहीं है। लेकिन जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो हमारे शारीरिक केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखता, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को और हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखता है। तो स्वास्थ्य का मतलब केवल रोगों की अनुपस्थिति होना ही नहीं होता, बल्कि पूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है। और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा डब्ल्यूएचओ कहता है। कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से अगर परेशान हैं, तो आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं माने जाएँगे। अगर आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं, लेकिन सामाजिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, आपको समाज में आप देखें तो दबाव का सामना करना पड़ रहा है, आपसे ठीक से बातचीत नहीं किया जाता, आपके साथ भेदभाव किया जाता है, तो ये भी कहीं न कहीं आपके खराब स्वास्थ्य की एक निशानी होती है। ठीक बात है? तो स्वास्थ्य में ना केवल मानसिक स्वास्थ्य, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य ये तीनों शामिल होते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद भी यही कहता है कि शरीर, मन और परिवेश इन तीनों का संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। आपका शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, आपको कोई रोग नहीं होना चाहिए। फिर आपका जो मन है वो खुश रहना चाहिए और जो आपका परिवेश है वो आपको खुश बनाए रखने में योगदान करे। इन तीनों का संतुलन ही आपको एक सच्चा स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। तो ये तो हमने बात करी स्वास्थ्य के बारे में कि स्वास्थ्य क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? तो हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कई सारे तरीके अपना सकते हैं। जैसे शारीरिक स्वच्छता के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम पौष्टिक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा के अलावा कई सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से हमारा शरीर बेहतर तरीके से विकास कर पाता है। अब इन सारे पोषक तत्वों की प्राप्ति हमें पौष्टिक भोजन से ही हो सकती है, तो जब हम पौष्टिक भोजन ग्रहण करेंगे, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर हम अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें और इसमें पर्यावरणीय स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखें कि हमारे आस-पास अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ की वायु की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ का जो एक्यूआई है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो इससे आपको पर्यावरणीय स्वच्छता नहीं मिलेगी, आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने आस-पास स्वच्छता बना के रखते हैं, तो हमारे स्वस्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हम अपने आप को स्वस्थ रख भी पाते हैं। फिर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें नियमित व्यायाम करने की भी ज़रूरत होती है। इससे क्या होता है कि एक तो शारीरिक जो हमें खुशी है वो तो मिलती ही है, हमारा शरीर स्वस्थ तो रहता ही है, साथ ही साथ व्यायाम करने पे हमारा जो मन है वो भी खुश रहता है। हमारे मन में अगर कोई बुरी भावना आती है तो वो भावना व्यायाम करने के बाद चली जाती है। तो नियमित व्यायाम करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हम पर्याप्त नींद लेंगे तो भी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमेशा अनिद्रा या फिर कम नींद लेने की वजह से अभी हाल ही में एक जो सिंड्रोम है, सिंड्रोम तो नहीं बोलेंगे, एक स्थिति है जिसको हम कहते हैं इनसोम्निया। इस इनसोम्निया की जो स्थिति हमें कई सारे युवाओं में देखने को मिलती है, जो कि रात में सो ही नहीं पाते हैं। तो पर्याप्त नींद अगर आप नहीं लेंगे तो आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रहेगा। फिर मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ समय बिताएँ। देखिए, अगर आप किसी भी बात से परेशान हैं, तो उस बात को अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं और शेयर किसके साथ करेंगे? अपने परिवार वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ। तो शेयर करने पे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो बेहतर रहता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वास्थ्य का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता। स्वास्थ्य में आपको मानसिक स्वास्थ्य भी देखना है और आपको सामाजिक स्वास्थ्य भी देखना है। तो इन तीनों का जो सच्चा संतुलन होता है, वही आपको एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ हम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, तो हमारा जो सामाजिक स्वास्थ्य है, वो भी अच्छा रहेगा। हम किसी को भी हेय दृष्टि से ना देखें, किसी को भी बुरी दृष्टि से ना देखें, सबके साथ एक समान व्यवहार करें। जो भी चीज़ें होती है, उसको अच्छे तरीके से लेके आगे बढ़ें। तो इन सारे कदमों के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ रखने का मतलब हम अपने आप को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर हमने इन सारी गतिविधियों को इग्नोर किया,
अगर इन सारी गतिविधियों का अभाव हमारे जीवन में मिलेगा तो हम फिर अस्वस्थ बन जाएंगे। अस्वस्थ कहने का मतलब कि ऐसी स्थिति जब हमें दर्द का बहुत ज़्यादा एहसास होगा, ऐसी स्थिति जब हमें थकान का एहसास होता है, हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें बुखार हो जाती है, हमें हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो ये सारे अस्वस्थ होने के लक्षण हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब कोई आदमी अस्वस्थ होता है तो कोई ना कोई रोग उसके शरीर में हमें देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे रोगों के बारे में कि उनके कारण क्या हैं। सबसे पहले समझेंगे कि रोग क्या है, फिर उसके कारण क्या है और रोगों के प्रकार क्या-क्या हैं। तो दोस्तों, रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर का कोई भी अंग, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी अंग या फिर पूरी की पूरी अंग प्रणाली अच्छे से काम ना करे, ऐसी स्थिति को हम रोग कहते हैं। मान लीजिए अगर आपके हाथ में कोई भी घाव हो गया है तो आपका वो हाथ ढंग से काम नहीं करेगा, तो इसमें आपका कोई एक जो अंग है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एक रोग की स्थिति है। आपको बुखार लगता है तो आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाता है। जब आपको बुखार लगता है तो आप मानसिक तौर पे बहुत लो फील करते हैं। जब आपको बुखार लगता है तो आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उस तरीके से काम नहीं करते जिस तरीके से वो नॉर्मली करते हैं। तो ये सारी की सारी जो स्थिति है जिसमें हमारे शरीर का कोई भी अंग या अंग प्रणाली ढंग से काम करना बंद कर दे, ऐसी स्थिति को हम रोग कहते हैं। मुख्यतः आपको रोगों के दो कारण देखने को मिलेंगे। पहला कारण कि हमें वो पोषण नहीं मिल रहा है या हमारी जीवन शैली ऐसी नहीं है जो कि एक स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी होता है। तो पोषण हमें ना मिलने की वजह से भी हम बीमार हो सकते हैं। जैसे कि हमें हाल के कुछ दशकों में देखने को मिला है, हमारी जीवन शैली इतनी अस्वस्थ हो चुकी है, हमारी जो नींद की क्षमता है वो उसमें कमी आ गई है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, हम बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं। तो पिछले कुछ दशकों में अस्वस्थ जीवन शैली की वजह से आप देखें तो हृदय रोग और डायबिटीज़, ये काफ़ी ज़्यादा इसके मामले बढ़ गए हैं। डायबिटीज़ तो पहले केवल हमें बड़े बूढ़ों में देखने को मिलते थे, अब तो बच्चों में भी देखने को मिल गए हैं। और ये सब हो रहा है किसकी वजह से? अस्वस्थ जीवन शैली की वजह से। तो रोग का एक कारण तो ये होता है कि हमें वो पोषण नहीं मिलता जिस पोषण की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, या फिर हमारी जीवन शैली इस हद तक खराब होती है कि वो हमें बीमार कर देती है। हमें हृदय रोग और डायबिटीज़ जैसे बीमारियों के लिए हमारे शरीर में खतरा पैदा कर देती है। रोग का दूसरा कारण होता है रोगाणु। रोगाणु ऐसे जीव होते हैं जो हमारे शरीर में रोगों को पैदा करते हैं। जैसे आप देखें तो जीवाणु है, विषाणु है, ये सारे के सारे रोगाणु हैं जो हमारे शरीर में किसी न किसी रोग को पैदा करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि जीवाणु की वजह से कौन से रोग हमारे शरीर में होते हैं, विषाणु की वजह से कौन से रोग हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है? तो रोगों के दो मुख्य कारण आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रोगों के प्रकार के बारे में। तो रोगों के प्रकार को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो समय के आधार पर अगर हम रोगों को क्लासिफाई करें, उसको वर्गीकृत करें, तो दो तरीके के रोग होते हैं। एक ऐसा रोग होता है जो तुरंत ही ठीक हो जाता है, जिसको हम अल्पकालिक कहते हैं। दूसरा ऐसा रोग होता है जिसको ठीक होने में काफी लंबा समय लग जाता है। जैसे आप देखें तो कैंसर, तो हम ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग कहते हैं। बुखार हो गया, है ना? कोई घाव हमें हो गया, तो ये सारे के सारे रोग अल्पकालिक हैं, ये तुरंत ठीक हो जाते हैं। वहीं कैंसर हो, टीबी हो, डायबिटीज़ हो, ये सारे के सारे ऐसे रोग हैं जो एक लंबे टाइम पीरियड के बाद जाके ठीक होते हैं, तो इनको हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। फिर रोगों को वर्गीकृत करने का एक आधार ये भी है कि उनका संचरण कैसे हो रहा है, या संचरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो संचरण के आधार पे रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है असंचरणीय। असंचरणीय रोग मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता हो। अगर मुझे है तो वो मेरे से आप में फैल नहीं सकता। ऐसे रोगों को हम असंचरणीय रोग कहते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, कैंसर है, डायबिटीज़ है। अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मेरे से ये डायबिटीज़ आपके शरीर में नहीं फैल सकता है। अगर मुझे कैंसर है तो मेरे शरीर से ये कैंसर आपके शरीर में नहीं फैल सकता है। असंचरणीय रोगों के बारे में आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि असंचरणीय रोग मुख्यतः अस्वस्थ जीवन शैली के कारण होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अस्वस्थ जीवन शैली के कारण होने वाले रोगों में कैंसर और डायबिटीज़ की चर्चा की थी, ठीक है? और दूसरी चीज़, असंचरणीय रोग जो होते हैं ये रोगाणुओं के कारण नहीं होते हैं, ये अस्वस्थ जीवन शैली के कारण होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा रोग होता है संचरणीय रोग। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, हम इसको कॉन्टेजियस डिजीज़ कहते हैं। कॉन्टेजियस का मतलब या संचरणीय का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सके।
अब चूंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, तो इसकी वजह जो है वो रोगाणु होंगे, क्योंकि रोगाणु भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। तो संचरणीय रोग रोगाणुओं के कारण होते हैं, वहीं असंचरणीय रोग मुख्यतः अस्वस्थ जीवन शैली के कारण होते हैं। संचरणीय रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका माफ कीजिएगा, डेंगू, फ्लू, चेचक और टाइफाइड। ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल सकती है। अब इन दोनों बीमारियों के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि संचरणीय रोग जो हैं वो किस तरीके से फैलते हैं, आखिरकार रोगाणुओं की वजह से कैसे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ये रोगाणु के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने का माध्यम क्या होता है, इन सभी बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं संचरणीय रोगों की उत्पत्ति के बारे में कि इनका उत्पत्ति कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि जो संचरणीय रोग हैं, ये रोगाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में रोगाणु कई माध्यम से आ सकते हैं, जैसे वो वायु के माध्यम से आ सकते हैं। हम जो सांस लेते हैं, उस हवा में अगर मान लीजिए किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति का रोगाणु तैर रहा हो, जिसको कोई संचरणीय रोग है, तो फिर वो हवा अगर हमारे अंदर जाएगी, तो फिर उस रोग को फैलाने वाले जो रोगाणु हैं, वो भी हमारे शरीर में चले जाएंगे और हमें बीमार कर सकते हैं। फिर दूषित पेयजल के माध्यम से भी ये रोगाणु हमारे शरीर में फैलते हैं। दूषित भोजन अगर हम करें, तो उसके माध्यम से भी ये हमारे शरीर में चले जाते हैं। अगर हम संचरणीय रोगों के प्रसार की बात करें, तो ये सबसे पहले तो व्यक्ति से व्यक्ति में आपको संक्रमण देखने को मिलेगा। अगर मुझे कोई भी बीमारी है, मेरे से सीधा-सीधा अगर आपको बीमारी हो रही है, तो इसको व्यक्ति से व्यक्ति संक्रमण कहते हैं। फिर इसके बाद संचरणीय रोगों का प्रसार वायु के माध्यम से भी हो सकता है कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति ने छींक दिया या खाँस दिया, तो जो रोगाणु होते हैं, वो रोगाणु हवा में रह जाते हैं, और उस हवा को जब कोई दूसरा व्यक्ति, बी व्यक्ति ग्रहण करता है, तो फिर वो रोगाणु उसके शरीर में जाता है और उसको बीमार कर देता है। तीसरा आप देखें तो प्रत्यक्ष संपर्क से, अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति से सीधा-सीधा संपर्क में आते हैं, तो फिर इससे भी संचरणीय रोग फैल सकते हैं। अप्रत्यक्ष संपर्क से कहने का मतलब कि किसी संक्रमित व्यक्ति ने कोई ग्लास यूज़ किया, ठीक बात है? और अगर उस ग्लास को किसी असंक्रमित व्यक्ति ने यूज़ कर लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है, जो संक्रमित व्यक्ति है, उससे जो रोगाणु है, वो फिर असंक्रमित व्यक्ति जो सही व्यक्ति है, जिसमें अभी कोई बीमारी नहीं, उसमें फैल जाएगा और फिर वो बीमार हो सकता है। फिर दूषित पेयजल और भोजन के माध्यम से भी ये जो संचरणीय रोगों के रोगाणु हैं, ये फैलते हैं, और कई बार तो रोगवाहकों के द्वारा भी ये आप देखें तो जो संचरणीय रोग को पैदा करने वाले रोगाणु हैं, वो फैलते हैं। उदाहरण के तौर पे एक मच्छर मान लीजिए किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति के शरीर पे बैठा है जो पहले से किसी रोग से ग्रसित है, और वो संचरणीय रोग है। फिर अब इस ए व्यक्ति के शरीर पे ये मच्छर बैठा, और फिर वही मच्छर अगर बी व्यक्ति के शरीर पे जाके बैठेगा, तो जाहिर सी बात है, वो उन रोगाणुओं को अपने साथ लेके आएगा, जिन रोगाणुओं की वजह से ये ए पर्सन बीमार हुआ था। तो ये कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से संचरणीय रोगों का प्रसार हो सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ रोगों के बारे में कि ये रोग किसकी वजह से होते हैं, इनका शरीर में कौन-सा स्थान है, मतलब हमारे शरीर का कौन-सा ऐसा अंग है जिससे ये प्रभावित होते हैं, इन रोगों के लक्षण क्या है और इन रोगों से हम बचाव किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। दोस्तों हेपेटाइटिस ए विषाणु की वजह से होता है, और ये हमारे शरीर में यकृत यानी लिवर को प्रभावित करता है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें हमें थकान महसूस होती है, ज्वर आ जाता है, भूख नहीं लगती है, फिर आप देखें पेट के ऊपरी दाहिने भाग में दर्द होने लगता है। तो ये इसके लक्षण हैं। अगर हम इसके निवारक उपाय की बात करें तो हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और फिर हेपेटाइटिस ए का टीका लगवाना चाहिए। दूसरा है हैजा, जिसको हम कोलेरा के नाम से भी जानते हैं। तो जो हैजा है वो जीवाणु की वजह से होता है, और ये हमारे शरीर में आंत्र को परेशान करता है, हमारे शरीर में आंत्र को प्रभावित करता है। इसका जो लक्षण है वो सबसे पहले आपको अतिसार हो जाएगा, यानी कि लूज मोशन हो जाएगा, और फिर निर्जलीकरण इसका एक और लक्षण है। इसके साथ-साथ आप देखें तो व्यक्तिगत इसके निवारक उपाय में आप देखें तो व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी जो भी हम आदत है, अगर उसको ढंग से अपनाते हैं, तो हम हैजा से बच सकते हैं। फिर आप देखें कि अगर हम अच्छे से पका हुआ भोजन खाते हैं या उबला हुआ पानी पीते हैं, तो भी हम अपने आप को हैजा से बचा सकते हैं। उसके बाद है टाइफाइड, जिसको हम आंत्र ज्वर भी कहते हैं। तो टाइफाइड दोस्तों जीवाणु की वजह से होता है, और ये भी हमारे शरीर में आंत को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों की बात करें तो ये सिर दर्द है, पेट में तकलीफ होने लगती है, ज्वर आ जाते हैं और अतिसार होने लग जाता है। इसमें भी हम स्वच्छता संबंधी उपायों को अपना के, उबला हुआ पानी पी के, टीकाकरण करवा के हम टाइफाइड से बच सकते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा एस्केरिस्टा, इसको हम गोल कृमि संक्रमण भी कहते हैं। ये
कृमि की वजह से होता है और ये भी हमारे आंत को प्रभावित करता है। अब इसके लक्षणों में आप देखें तो आपका जो मल होता है उसमें से कृमि का निकलना, भूख नहीं लगना, वृद्धि में आपकी कमी देखने को मिलेगी, आपका वजन कम हो जाता है, आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसको हम एनीमिया कहते हैं। इसके निवारक उपाय में आपको वही स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाना है, पका हुआ भोजन करना है, उबला हुआ भोजन करना है। ठीक है? तो ये दोस्तों हमने कुछ ऐसे रोगों के बारे में बात की जो दूषित जल और भोजन से फैलते हैं। तो ये 4 ऐसे रोग थे जो दूषित जल और भोजन से फैलते हैं, माफ़ कीजिएगा। दूषित जल और भोजन से। अब हम बात करेंगे कि वायु के माध्यम से फैलने वाले संचरणीय रोग कौन-कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सर्दी-जुकाम और इन्फ्लुएंजा। ये विषाणु की वजह से होता है और ये हमारे शरीर में श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें हमारे नाक बंद हो जाते हैं, हमारे नाक से पानी बहता है, गले में हमें खराश हो जाती है, शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके निवारक उपाय में आप देखें कि हमें बार-बार हाथ धोना चाहिए। अगर कोई भी वस्तु हम यूज़ करते हैं और हमें अगर सर्दी-जुकाम या इन्फ्लुएंजा है तो उसको दूसरे यूज़ ना करें, इस बात को इंश्योर करना चाहिए। हमें मुँह और नाक को मास्क से ढक कर रखना चाहिए। वायु के माध्यम से फैलने वाला दूसरा रोग आपको देखने को मिलेगा चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता कहते हैं। ये विषाणु की वजह से होता है। ये हमारे शरीर में श्वसन तंत्र को, हमारे शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। इसके लक्षण में आप देखें तो आपको हल्का बुखार आएगा, त्वचा में आपको खुजली हो जाएगी, त्वचा पे आपको फफोले, चकत्ते ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इससे बचने के लिए हमको रोगी को पूरी तरीके से अलग रखना चाहिए, साथ ही साथ मुँह और नाक को ढक कर रखना चाहिए और उनका टीकाकरण करवाना चाहिए। फिर वायु से फैलने वाला एक और जो है संचरणीय रोग है वो है खसरा, इसको मीज़ल्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी विषाणु की वजह से होता है। ये हमारे शरीर के त्वचा और श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षण में आपको ज्वर देखने को मिलेगा, गले में खराश देखने को मिलेगा, साथ ही साथ त्वचा के अन्य भागों पर आपको लाल चकत्ते भी देखने को मिल सकते हैं। निवारक उपाय में इसमें भी रोगी को अलग रखा जाता है, स्वच्छता अपनाया जाता है और इनका टीकाकरण करवाया जाता है। अगला है जो वायु के माध्यम से संचरणीय रोग फैलता है वो है टीबी, इसको हम क्षय रोग कहते हैं। ये जीवाणु की वजह से होता है। यह शरीर में हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। इसमें हमें खांसी, ज्वर, थकान महसूस होता है। फिर भूख नहीं लगती है, रात में पसीना आता है। इसके अलावा इससे बचाव के लिए जो भी टीबी से संक्रमित लोग हैं उनके निकट संपर्क से हमें बचना चाहिए। उन मुंह और नाक को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, स्वच्छता बनाकर रखना चाहिए और टीबी का टीकाकरण करवाना चाहिए। तो ये वायु से के माध्यम से संचरित होने वाले रोग थे और ये सारे के सारे रोग संचरणीय हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला फिर कीटों द्वारा संचरित रोग हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मलेरिया। मलेरिया दोस्तों प्रोटोज़ोआ की वजह से होता है। ये हमारे शरीर में त्वचा को और रक्त को प्रभावित करता है। इसके लक्षण में आपको तीव्र ज्वर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कँपकँपी आते हैं, मतलब ठंडी का एहसास होता है। अगर हमें मलेरिया से बचना है तो हमें हमेशा मच्छरदानी और मच्छर प्रतिकर्षियों का उपयोग करना चाहिए। पूरी बाँह के कपड़े पहनने चाहिए और अपने घर और अपने आस-पास मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करना चाहिए। कहने का मतलब अपने घर के आस-पास आप किसी भी जगह पे पानी को जमने ना दें, क्योंकि जमे हुए पानी पे ही मलेरिया को फैलाने वाले जो मच्छर हैं, जो वो आते हैं। फिर अगला है डेंगू ज्वर, इसको हम हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। ये भी कीटों द्वारा संचरित होते हैं। ये विषाणु की वजह से होते हैं और हमारे शरीर में त्वचा और रक्त को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा इसके लक्षण में आपको ज्वर देखने को मिलेगा, सिर दर्द देखने को मिलेगा, मांसपेशी देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें मच्छरदानी और मच्छर प्रतिकर्षियों का ही उपयोग करना चाहिए, अपने आस-पास के स्थानों को साफ रखना चाहिए और ऐसी जगहों से बचना चाहिए जहाँ पे जल जमा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही जमे हुए जल पे आप देखें तो विषाणु वाले जो मच्छर हैं वो पैदा होते हैं और यही फिर जो मच्छर है वो वेक्टर यानी रोगवाहक का काम करते हैं और इस विषाणु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का काम करते हैं। तो ये दोस्तों हमने संचरणीय रोगों के बारे में बात करी कि कैसे अलग-अलग माध्यमों से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और फिर उनको बीमार करते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तरीके का अलग जीव होता है जिसको हम पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। तो परजीवी किसी दूसरे के शरीर में रहता है और फिर उसके शरीर से ही पोषक ग्रहण करता है, जैसे जोंक है या कृमि है, और जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये ऐसा करता है हम उसको पैरासिटिज्म या परजीविता कहते हैं। इसके बारे में जब मैं आपको पर्यावरण पढ़ाऊँगा, एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा कि अलग-अलग जीवों के बीच में जो बायोटिक इंटरैक्शन होता है, वो बायोटिक इंटरैक्शन अलग-अलग टाइप के होते हैं। पैरासिटिज़्म होता है, फिर उसके बाद आप देखिए कमेंसलिज़्म होता है, अमेंसलिज़्म होता है, प्रिडेशन होता है। तो अलग-अलग टाइप के जो बायोटिक इंटरैक्शन होते हैं, वहाँ पे मैं आपको पैरासिटिज़्म यानी परजीवी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा।
तो ये हमने बात करी अभी संचरणीय रोगों के बारे में। अब हम बात करेंगे असंचरणीय रोगों के बारे में। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि असंचरणीय रोग रोगाणु की वजह से नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका मुख्य कारण क्या है? अस्वस्थ जीवन शैली और ढंग का मतलब आहार नहीं लेना, यानी पौष्टिक आहार नहीं लेना। कुपोषण और अस्वस्थ जीवन शैली असंचरणीय रोगों के दो मुख्य कारण है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि संचरणीय रोगों से ज्यादा असंचरणीय रोगों से भारत में ज्यादा मृत्यु होती है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मधुमेह। मधुमेह सबसे व्यापक असंचरणीय रोगों में से एक है, और मधुमेह जो है वो अस्वस्थ जीवन शैली के कारण पहले जो बड़े बूढ़ों में हुआ करता था, अब बच्चों में भी काफी तीव्रता से फैल रहा है। मधुमेह के कारण की बात करें दोस्तों, तो इसमें हार्मोन असंतुलन हो जाता है। हमारे अस्वास्थ्यकर खान पान की वजह से हमें मधुमेह होता है। अगर हमारे शरीर की सक्रियता कम है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम वर्कआउट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी मधुमेह हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो हमें बार बार पेशाब आता है, हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, थकान काफ़ी ज़्यादा होती है, हमारा वज़न कम हो जाता है, और हमारा जो घाव है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ था, जिनका नाम था कमल रणदिवे। ये एक जैव चिकित्सा शोधकर्ता थे। इन्होंने ये पता लगाया कि कैसे हार्मोन और कुछ विषाणु जो हैं वो कैंसर से संबंधित हैं, और फिर इसकी वजह से कैंसर के सुधार में और कैंसर के रोकथाम में सहायता मिली है। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि कैसे स्वस्थ जीवन शैली का काफी महत्व है, और उन्होंने ये भी बताया कि तंबाकू और जो अस्वास्थ्यप्रद आहार है ये और जो प्रदूषण है, ये सभी कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अब हमने रोगों के कारण और रोगों के प्रकार के बारे में बात कर लिया है। अब हमारा इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आता है कि रोगों का हम निवारण कैसे करें और रोगों का नियंत्रण कैसे करें। देखिए, रोगों का नियंत्रण करना बहुत आसान है। उसके लिए आप जो सबसे आसान चीज कर सकते हैं वो ये कि अपने आसपास आप स्वच्छता बना के रख सकते हैं। अगर अपने आसपास स्वच्छता बना के आपने रखा है तो बहुत सारी बीमारियां, 90% बीमारियां ऐसे ही चली जाएंगी। लेकिन अगर उसके बावजूद आपको कोई भी बीमारी होती है तो उसके निवारण के दो उपाय हैं। एक तो कि हम रोकथाम करें, दूसरा उपचार करें। तो रोकथाम और उपचार को हम अलग-अलग तरीके से समझते हैं। रोकथाम करने के लिए हमारे शरीर में एक प्राकृतिक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, जिसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं। तो रोकथाम में हमें अपने शरीर की प्राकृतिक इस क्षमता को, यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत करना पड़ता है। तो हमारे शरीर में एक प्रणाली होती है, हम उसको प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं, जो कि हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है। लेकिन कभी-कभी हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाती। तो हमें अपने शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को दोबारा से सक्रिय करने के लिए टीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है? तो टीका क्या है? माफ कीजिएगा। टीका विशेष रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको दोबारा से प्रशिक्षित करता है, उसको दोबारा से सक्रिय करता है। अगर हम टीके के माध्यम से अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, तो हम इसको उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पे एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, प्राकृतिक तौर पे एक इम्यूनिटी होती है। लेकिन जब हमारी प्राकृतिक क्षमता जो रोगों से लड़ने की है, वो अगर कम पड़ जाए और हमारा शरीर बहुत सारे रोगों के लिए ओपन हो जाए, तो ऐसे में टीके के माध्यम से हम अपने शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्रतिरक्षा क्षमता है उसको सक्रिय करते हैं, उसको और ज्यादा ट्रेन करते हैं। तो हम इसको उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। देखिए, टीके का निर्माण दो तरीके से होता है। या तो रोगाणु के हानि रहित भाग से होता है, या फिर किसी मृत रोगाणु से होता है। ये कैसे होता है, आप इसको समझिए। एक टीके का निर्माण किया जाता है, और टीके के माध्यम से किसी रोगाणु का हानि रहित भाग हमारे शरीर में डाला जाता है, या फिर किसी मृत रोगाणु को हमारे शरीर में डाला जाता है। अब हमारा जो शरीर है वो इसको डिटेक्ट करता है, और उसको लगता है कि ये एक रोगाणु है, ये हमारे शरीर को बीमार कर सकता है। तो इसकी वजह से शरीर अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को तुरंत एक्टिवेट कर देता है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट करता है, और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। तो इस तरीके से ये जो टीका है ये काम करता है। टीके की अगर हम खोज की बात करें, तो टीके की खोज इंग्लैंड के जो डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने 17वीं सदी में की थी। और इन्होंने टीके की खोज के लिए जो चेचक का इलाज खोज रहे थे, उसी के दौरान टीके की खोज की थी। अब टीके के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि टीके रोगों के रोकथाम के लिए होते हैं, रोगों का उपचार इससे नहीं किया जाता। यानी आपको बीमार होने से बचाने के लिए टीके का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बीमार हो गए हैं तो आपके उपचार के लिए टीके का इस्तेमाल नहीं होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये दोस्तों हमने बात करी रोगों के निवारण के पहले उपाय रोकथाम के लिए, यानी हमें रोगों से कैसे बचाया जा सकता है, रोग हमें हो ही ना इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। और उसमें हमने टीके के बारे में बात की, हमने प्रतिरक्षा के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि अगर हम रोकथाम के तरीकों के बावजूद बीमार हो जाते हैं तो हम रोगों का उपचार कैसे करें। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक के बारे में। जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होते हैं ये हमारे शरीर में जो भी रोग का कारण बनने वाले जीवाणु हैं उनको नष्ट करते हैं। मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ, ये जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं ये केवल ऐसी बीमारियों पे ही काम करते हैं जो जीवाणु की वजह से होते हैं। ये विषाणु या प्रोटोजोआ वाले बीमारियों से हमारी रक्षा नहीं कर पाते, उन पे ये प्रभावी नहीं हो पाते। तो एंटीबायोटिक क्या है, ये रोग का कारण बनने वाले जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, ठीक बात है। और ये केवल जीवाणु से होने वाले संक्रमण के लिए प्रभावी है, ये विषाणु या प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रमण के लिए प्रभावी नहीं है, ठीक है। अब इसकी वजह यह है कि ये जीवाणुओं के उन्हीं भागों को लक्षित करते हैं जो मानव या अन्य जंतु कोशिका से भिन्न है। यानी कि देखिए, सबसे पहली बात कि जीवाणु में कोई कोशिका होती नहीं है, तो एंटीबायोटिक उन कोशिकाओं को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा जो मानव से भिन्न है। दूसरी चीज, जीवाणुओं की कुछ कोशिकाएं होती है ऐसी जो हमारे शरीर में जो कोशिका होती है या किसी जंतु कोशिका से अलग होती है, तो इसी अलग वाले कोशिका को ये जो एंटीबायोटिक होता है ये टारगेट करता है और फिर उस जीवाणु को नष्ट कर देता है। लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लग जाते हैं तो उसके कई सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम एंटीबायोटिक का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबायोटिक की प्रभावशीलता में कमी आ जाती है, मतलब उसका जो इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और फिर हमें ज़्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक को खाना पड़ता है। इस स्थिति को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मृत्यु है वो इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि हम जो दवाई खाते हैं उस दवाई के प्रभाव में कमी आ जाना, इसी को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यानी जो भी माइक्रोब हमारे शरीर में रोगों को जन्म देते हैं उन माइक्रोब की क्षमता में वृद्धि हो जाना, उन माइक्रोब के रेजिस्टेंस में वृद्धि हो जाना, इसी को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए इसकी में ये होता है कि हम जब रोगों से बचने के लिए दवाई खाते हैं, रोगों के उपचार के लिए दवाई खाते हैं, तो उस दवाई का जो असर है वो जो रोगाणु है वो कम कर देते हैं, वो उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, ठीक बात है। अब ये कैसे काम करता है आप देखिए, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो कैसे काम करता है। जैसे प्रतिजैविक औषधियां बनी, एंटीबायोटिक्स बनी, उसको इस ह्यूमन ने ग्रहण किया, ठीक बात है। अब मान लीजिए कि ह्यूमन जो है ये बीमार पड़ गया। अब बीमार जब पड़ गया तो ये चिकित्सालय में जाएगा, हॉस्पिटल में जाएगा। अब हॉस्पिटल में ये दूसरे रोगियों में या फिर स्वास्थ्य कर्मियों में अप्रत्यक्ष रूप से इसका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फैल सकता है। या फिर अगर कोई गंदी सतह है तो फिर गंदी सतह से भी ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो दूसरे रोगी में फैल जाता है। अब यहाँ से क्या किया इस इंसान ने, दूसरे में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को फैला दिया, फिर ये घर चला गया और फिर घर चला जाएगा तो फिर अपने परिवार वालों के पास जाएगा, तो फिर हो सकता है कि ये परिवार वालों में भी एएमआर फैल जाए। दूसरी चीज, एंटीबायोटिक्स जो है उसका विकास हुआ, फिर उसके बाद आप देखें कि जो गाय है इनको भी दिया गया। अब इनका अगर हमने उत्पाद खाया, अगर इनका उत्पाद हम खाएंगे, या मत कहने का मतलब कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है वो न केवल इंसानों में बल्कि जानवरों में भी होता है। तो जब जानवरों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विकसित हो गया तो इनका उत्पाद जब हम खाते हैं तो इनके उत्पाद से भी हमारे में ये फैल सकता है। दूसरी चीज, अब ये जानवरों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो खेतों में मृदा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, फिर जो मृदा में इनके अपशिष्ट पदार्थ जाते हैं अब वो फसल में पहुंच जाते हैं एएमआर, फिर इस फसल को जब हम खाते हैं तो इस जानवर का जो एएमआर था वो खेतों में मृदा के माध्यम से और फसल के माध्यम से फिर से इंसानों में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलता है और ये बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही विनाशकारी चीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा मृत्यु आपको एएमआर से देखने को मिलेगी। अब रोगों के उपचार करने के लिए चलो एक तो एंटीबायोटिक है, इसके अलावा हमारे देश में कई सारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां भी है जो रोगों का उपचार करती हैं, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा आयुर्वेद है, सिद्ध है, यूनानी है, ये सारे के सारे पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां हैं। लेकिन इसका
इसकी अपनी कुछ सीमाएँ होती हैं क्योंकि इसमें केवल प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग ही उपचार के लिए किया जाता है। तो ये जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ हैं, ये अपनी इनकी सीमाएँ हैं और ये स्वस्थ जीवन शैली पर बल देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है इनकी सीमाओं के मद्देनज़र हमें कुछ आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को विकसित करने की भी ज़रूरत पड़ी है। तो इस तरीके से अब जाके हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये खत्म होता है जिसमें एक बारी हम रिकैप करते हैं कि हमने क्या-क्या बात करी। हमने सबसे पहले समझा कि स्वास्थ्य क्या होता है। फिर हमने ये समझा कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। फिर हमने समझा रोग के बारे में कि रोग क्या है, रोग के कारण क्या-क्या होते हैं, रोगों के प्रकार क्या-क्या होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हमने रोगों का उपचार समझा। उपचार में फिर हमने उपचार से पहले रोगों का नियंत्रण समझा कि कैसे हम स्वच्छता को बनाए रख के अपने आप को रोगी बनने से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो सेशन है, वो उससे फ़ायदा हुआ होगा और इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।